हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब आप इन्हें मिक्स क्वेश्चंस कह लो, स्टैटिक जीके कह लो, या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस जोड़ करके कह लो। इससे पहले हमने पार्ट 10 यानी कि 10 वीडियोज़ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वाली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज़ करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 11 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आपके कोई भाई बहन या फिर दोस्त एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हों तो उनके पास भी हमारी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। Which Indian site is recently inscribed on the UNESCO World Heritage List, becoming India's 44th World Heritage Site? तो हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, जो भारत का 44वां विश्व धरोहर स्थल जो है तो बन गया है। तो किसको शामिल किया गया है, जो कि हाल फिलहाल आप सभी को पता है यूनेस्को की 44वीं साइट बन गया है। तो वो किसको किया गया है, तो वो किया गया है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, मराठा सैन्य परिदृश्य को। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्टार लाइन क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो अभी आपको पता चल गया भारत में टोटल यूनेस्को के स्थल कितने हो चुके हैं, तो वो हो चुके हैं 44। अब इनमें भी इनको कैटेगराइज किया गया है, तो किस किस तरीके से इनको कैटेगराइज किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। इन 44 में 36 जो 36 साइट्स हैं वह कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक हैं। इनमें से जो 7 साइट्स हैं तो वो नेचुरल हैं यानी कि प्राकृतिक हैं। और इनमें से जो एक साइट है वो मिक्स साइट है। और वो मिक्स साइट कौन सी है, तो वो है कंचनजंगा। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। अभी हमने देखा 44th नंबर की साइट कौन बनी है, तो वो बनी है मराठा सैन्य परिदृश्य यानी कि मराठा मिलिट्री लैंडस्केप। यहाँ से देखो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि इसमें टोटल जो है तो कितने किले मिले हैं, तो वो मिले हैं 12 किले। तो 12 किलों में से जो 11 किले हैं तो वो कहाँ पर हैं, तो वो है महाराष्ट्र में। और एक किला कहाँ पर पाया गया है, तो वो पाया गया है तमिलनाडु में। और ये जो एक किला तमिलनाडु में पाया गया है, यहीं से देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उस किले का नाम क्या है, ये देखो आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा, या फिर जीके के सेक्शन में भी ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो उस किले का नाम है जिंजी फोर्ट, या फिर हम इसको जो तो जिज्जी फोर्ट भी बोलते हैं। तो दोनों के दोनों प्रकार आपको ध्यान में रखने हैं, किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक जो तमिलनाडु में है उसका नाम है जिंजी फोर्ट, या फिर हम इसको जिज्जी फोर्ट बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत में अब जो है तो 44 साइट हो चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। बट अगर आपसे पूछेंगे दुनिया में सबसे अधिक यूनेस्को के स्थल कहाँ पर हैं, तो वो कहाँ पर हैं, तो वो हैं इटली देश में। और कितने हैं, तो वो हैं 60। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यूनेस्को की यहाँ पे बात आ ही गई है, तो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो वो है पेरिस फ्रांस में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो यूनेस्को की स्थापना देखो 1945 में की गई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से मैं अगर आपसे एक बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन पूछूं कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का पहला स्थल कौन सा था, तो भारत का पहला स्थल अगर आपसे पूछेंगे तो वह कौन सा था, तो वो था आगरा का किला। कौन सा था, आगरा का किला। बाकी आपको पता होना चाहिए कि जब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के स्थल शामिल किए गए थे 1983 की बात है, तो टोटल देखो 3 स्थलों को ऐड किया गया था। उनमें सबसे पहले कौन सा था, तो वो था आगरा का किला। उसके बाद किसको ऐड किया गया था, उसके बाद अजंता की गुफाएं हो गई, उसके बाद एलोरा की गुफाएं हो गई। तो इन 3 स्थलों को 1983 में देखो ऐड किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे वो हमने यहाँ पर देखे। बाकी कुछ और फैक्ट अगर मैं आपको बताऊं, 44th नंबर की साइट आपको पता चल गया कौन सी है, तो वह है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, जो कि कहाँ-कहाँ पर है, मैंने आपको बता दिया। टोटल 12 किले हैं, 12 किलों में से 11 जो है तो महाराष्ट्र में है, और एक कहाँ पर है, तो वह है तमिलनाडु में। उसी की तरह 43rd यानी कि 43वीं नंबर की साइट कौन सी है, तो वह है मोइदम्स, जो कि अहोम डायनेस्टी से संबंधित है, यानी कि असम से यह संबंधित है। 42nd नंबर की जो साइट है वह कौन सी है, तो वह है होयसल के मंदिर, जो कि कहाँ पर है, कर्नाटका में। और 41st नंबर की साइट कौन सी है, तो वह है शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने यहाँ पर देखे, वो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दमस्कस इज द कैपिटल ऑफ व्हिच कंट्री, तो दमिश्क किस देश की राजधानी है। तो दमिश्क किस देश की राजधानी है, तो वो हो जाएगी सीरिया की। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल आप सभी को पता होगा, इसराइल के द्वारा सीरिया की कैपिटल दमस्कस पर अटैक किया गया था।
तो उसी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे बन सकता है। तो वो आपको पता चल गया दमश्कस किस देश की कैपिटल है, तो वह सीरिया की कैपिटल है। अच्छा, कुछ देश की राजधानियाँ भी आपसे पूछी जाती थी। आपके हमीरपुर बोर्ड में पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बना करते थे। जैसे कि ऑप्शन ए में है रोमानिया। रोमानिया की कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है बुचारेस्ट। ऑप्शन बी में है बुल्गारिया। बुल्गारिया की कैपिटल क्या है? तो वह है सोफिया। ऑप्शन सी में है सर्बिया। सर्बिया की कैपिटल क्या है? तो वो है बेलग्रेड। तो ये आपको कुछ एक देश की राजधानियाँ भी आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। गोलन हाइट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले गोलन हाइट्स यह किस देश के अधिकार क्षेत्र में हुआ करता था और बाद में किस देश ने इसको जो है तो कैप्चर कर लिया है। तो अभी आपको पता होना चाहिए कि गोलन हाइट्स यह एरिया देखो पहले किसका हुआ करता था। तो ये हुआ करता था सीरिया का। ये आपको ध्यान में रखना है। बट होता क्या है, 1967 की बात है। 1967 में इजराइल की अन्य अन्य देशों के साथ जो है तो वॉर चल रही थी। अब वो अन्य देश कौन कौन से थे? तो वह इजराइल के पड़ोसी देश ही थे। तो उनके साथ जो है तो इजराइल की वॉर चल रही थी। तब इजराइल ने जो है तो गोलन हाइट्स को कैप्चर कर लिया था। तो कब की यह बात है? 1967 की यह बात है। और इस वॉर को देखो क्या बोला जाता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस वॉर को बोला जाता है 6 डे वॉर। अब जिस तरह भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेगा वो आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा 6 डे वॉर कब हुई थी, तो ये हुई थी 1967 में। अच्छा, किन किन के मध्य में हुई थी? तो वह इजराइल और अन्य देशों के मध्य में हुई थी। यानी कि हम कह सकते हैं इजराइल और जो उसके पड़ोसी देश थे उनके मध्य में जो तो 6 डे वॉर चली थी। कब चली थी? 1967 में। और उसी समय ये जो गोलन हाइट्स थी यह पहले सीरिया का भाग हुआ करता था और बाद में इजराइल ने इसको जो है तो कैप्चर कर लिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, करंट अफेयर से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। अभी हाल फिलहाल आप सभी को पता है हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू को फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला हुआ है। तो फिजी की देखो कैपिटल क्या है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस आपको भी पता है बहुत बार एग्जाम में बनने की संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज डेजिग्नेटेड विच डे एज द इंटरनेशनल डे ऑफ होप। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में नामित किया है? तो ये अभी हाल फिलहाल हुआ है और ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है। ये भी आपके एग्जाम में बनेगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ होप जो है तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जुलाई को। तो सबसे पहली बार यह मनाया गया है 2025 में। ये आपको ध्यान में रखना है। 2025 में पहली बार जुलाई 12 को जो है तो इंटरनेशनल डे ऑफ होप जो है तो मनाया गया है। अच्छा, जुलाई महीने की यहाँ पे बात आई है तो जुलाई महीने से संबंधित कुछ एक दिन आपसे पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 1 जुलाई को चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। उसी की तरह 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। और 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे मनाया जाता है। तो यहाँ से भी कुछ एक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनने की संभावनाएं थी, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी वीडियोस अगर आपको हेल्पफुल लगेंगी तो जरूर से वीडियोस को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जाकर फॉलो जरूर कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी लिंक देखो कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और @लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड व्हाई भारत मैटर्स। तो व्हाई भारत मैटर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो स्टार लाइनर क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो व्हाई भारत मैटर्स यह पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक हमारे विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई है, यानी कि एस जयशंकर, जिनका पूरा नाम है सुब्रमण्यम जयशंकर, के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब एस जयशंकर ने कुछ और भी पुस्तकें लिखी हुई है, बट आपको देखो ये पुस्तक ध्यान में रखनी है। व्हाई भारत मैटर्स यह पुस्तक एस जयशंकर की है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बनेगी ही बनेगी। कुछ और पुस्तकें मैं इनकी आपको बताता हूँ जो कि आपको पता होनी चाहिए। एक आपसे पूछी जाती है द इंडिया वे। द इंडिया वे जो है तो यह पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो ये पुस्तक भी जो है तो एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। उसी के साथ साथ एक और पुस्तक आपके एग्जाम में बनती है, मोदी @20। यह पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये भी एस जयशंकर के द्वारा ही लिखी गई है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर मोदी की बात आई है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी। इनके द्वारा देखो कौन सी पुस्तक लिखी गई है जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार बनती है। तो इनके द्वारा एग्जाम वॉरियर्स यह पुस्तक देखो लिखी गई है और ये आपके एग्जाम में बहुत बार जो है तो बनती है। ये आपको पता होनी चाहिए।
अच्छा, यहाँ पर मैंने शशि थरूर की जो है तो कुछ एक पुस्तकें लिखी हुई हैं। इनकी पुस्तकें बहुत बार देखो एग्ज़ाम में बनती हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब शशि थरूर कौन है? तो यह कांग्रेस के सदस्य हैं और केरल के तिरुवनंतपुरम के सांसद हैं और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष या फिर सदस्य भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब शशि थरूर की यहाँ पे बात आई है, तो इनसे संबंधित बहुत सी पुस्तकें आपके हमीरपुर बोर्ड में भी पूछी जाती थी और आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग में भी एक्सपेक्टेड बुक्स हैं, जो कि आपसे पूछी ही पूछी जाएँगी। तो पहले तो आपसे पूछी जाती है द ग्रेट इंडियन नोवेल, यह पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो यह शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है। एन एरा ऑफ डार्कनेस, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, यह किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह भी शशि थरूर के द्वारा ही लिखी गई है। व्हाई आई एम अ हिंदू, ये पुस्तक भी शशि थरूर ने लिखी है। पैक्स इंडिका, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, ये भी बहुत बार आपके एग्जाम में बनती है। तो पैक्स इंडिका भी शशि थरूर के द्वारा ही लिखी गई है। राइट ए लव स्टोरी, ये भी शशि थरूर ने ही लिखी है। और अंबेडकर ए लाइफ, ये भी मोस्ट एक्सपेक्टेड बुक है, जो कि आपके एग्जाम में बन सकती है। तो ये सारी की सारी पुस्तकें शशि थरूर की हैं, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फील्ड वॉज पंडित भीमसेन जोशी एसोसिएटेड। तो पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो पंडित भीमसेन जोशी की यहाँ पे बात आई है, तो यह जो है तो म्यूजिक यानी कि संगीत की फील्ड से संबंधित है। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पंडित भीमसेन जोशी की यहाँ पे बात आई है, तो इनसे संबंधित देखो 2 या फिर 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि यह देखो ख्याल गायकी के लिए जाने जाते हैं। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है। और यह भजन के लिए भी जाने जाते हैं। तो ख्याल गायकी के लिए या फिर भजन के लिए कौन जाने जाते हैं? तो वह पंडित भीमसेन जोशी जाने जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनता है कि यह कौन से घराने से संबंधित हैं? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि यह किराना घराने से संबंधित हैं। तो 3 पॉइंट्स मैंने आपको इनके बारे में बताए, जो कि आपको पता होने चाहिए। पंडित भीमसेन जोशी म्यूजिक यानी कि संगीत की फील्ड से संबंधित हैं। यह ख्याल गायकी और भजन के लिए जाने जाते हैं और इनका संबंध जो है तो किराना घराने से है। तो ये 3-4 क्वेश्चंस, 3-4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा, कुछ और भी नाम हैं, जैसे कि पंडित रविशंकर। तो पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है तो सितार से है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, आप सभी को पता होगा, शहनाई से इनका संबंध है। उसी की तरह उस्ताद अल्लाह रखा हो गए और उस्ताद जाकिर हुसैन हो गए, इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध जो है तो तबला से है। उसी की तरह डॉक्टर एल सुब्रमण्यम, इनका संबंध जो है तो वायलिन से है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पर पूछूंगा, आपको उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट में बताना है। अप्पा जलगांवकर, तो अप्पा जलगांवकर का संबंध जो है तो किस वाद्य यंत्र से है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। अगर आपको नहीं आता है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है, सर्च करने के बाद आकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कमेंट करने से आपका ही फायदा है। जो चीज़ आप कमेंट कर देते हो, सर्च कर लेते हो, वो चीज़ आप कभी भूलते नहीं हो। तो मेक श्योर कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल टर्मेरिक बोर्ड लोकेटेड। तो भारत के कौन से राज्य में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? तो ये भी मोस्ट देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह तेलंगाना के निजामाबाद में है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हाल फिलहाल क्या हुआ है? तो अभी हाल फिलहाल देखो, करंट का क्वेश्चन भी यह बन सकता है। अभी हाल फिलहाल जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह हैं, उनके द्वारा तेलंगाना के निजामाबाद में इसका उद्घाटन किया गया। नेशनल टर्मेरिक बोर्ड यानी कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो आपको पता चल गया, तेलंगाना के निजामाबाद में है। कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह है न्यू दिल्ली में। उसी की तरह DRDO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी दिल्ली में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ और के भी अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपसे पूछा जाता है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह है तमिलनाडु के चेन्नई में। RBI आप सभी को पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर जो है तो महाराष्ट्र के मुंबई में है। उसी की तरह आपको पता होना चाहिए, जो CBI है, CBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो दिल्ली में है। सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह मुंबई में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता था IRDAI, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर भी तेलंगाना के हैदराबाद में है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि ISI हो गया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट हो गया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वह कोलकाता में है। HAL, ये भी आपसे पूछा जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो कर्नाटक के बेंगलोर में है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस मैंने आपको बताई, जो कि आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट लोकेटेड।
तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय किस जगह में स्थित है? 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। अब देखो कुछ एक बच्चे बेसिक से तैयारी कर रहे होते हैं बट इनको ये भी नहीं पता होता कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहाँ पर है। ऑप्शन ए में है भोपाल, ऑप्शन सी में है इंदौर। भोपाल को देख करके या फिर इंदौर को देख करके वह टिक करके आ जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। ध्यान में रखना मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो वह है जबलपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल आप सभी को पता होगा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस भी अपॉइंट हुए हैं। तो उनका नाम देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, उनका नाम है संजीव सचदेवा। तो संजीव सचदेवा को अभी हाल फिलहाल जो है तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो वह है जबलपुर में, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ और भी क्वेश्चंस इनसे संबंधित आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि गुवाहाटी हाई कोर्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से राज्य या फिर कौन कौन से यूटी आते हैं। तो ध्यान में रखना गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में 4 राज्य आते हैं। तो वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, उनमें असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया। तो ये 4 स्टेट्स किसके अंडर आते हैं, तो यह गुवाहाटी हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। उसी की तरह कुछ और क्वेश्चंस जो कि आपके हमीरपुर बोर्ड में बनते थे, जैसे कि कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर जो है तो कौन कौन से राज्य या फिर यूटी आते हैं। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर एक तो खुद वेस्ट बंगाल आता है और एक आता है अंडमान और निकोबार। ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर कौन कौन से राज्य या फिर यूटी आते हैं, तो इसमें एक तो महाराष्ट्र आता है, एक गोवा आता है, एक दादर नागर हवेली और दमन दीव आता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, केरल हाई कोर्ट के अंडर कौन कौन से राज्य या फिर यूटी आते हैं, तो केरल हाई कोर्ट के अंडर एक तो खुद केरल आता है और एक आता है लक्षद्वीप। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक आपसे पूछा जाता था मद्रास, मद्रास हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से राज्य या फिर कौन कौन से यूटी आते हैं। तो इसमें एक तो आता है तमिलनाडु और एक आता है पुदुचेरी। ये आपको पता होना चाहिए। चंडीगढ़ भी आपको पता होना चाहिए। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में कौन कौन से राज्य या फिर यूटी आते हैं। तो इसमें एक तो खुद चंडीगढ़ आता है, एक इसमें जो है तो पंजाब आता है और एक इसमें हरियाणा आता है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट की यहाँ पे बात आई है। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, यह किस आर्टिकल में बताया गया है। तो ये बताया गया है आर्टिकल 214 में। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अच्छा, ये जो हाई कोर्ट हैं या फिर उच्च न्यायालय हैं, इनसे संबंधित आर्टिकल्स भी आपको पता होना चाहिए। तो इनके संबंधित आर्टिकल्स 214 से लेकर के 231 के बीच में इनका वर्णन किया गया है, हाई कोर्ट का वर्णन किया गया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में हमारे पास हाई कोर्ट कितने हैं, तो वो हैं 25। और लेटेस्ट कौन सा है, तो लेटेस्ट है अमरावती। अच्छा, यहाँ से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओगे। तो देखो गाइज, ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।